नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। भारत अमेरिका के मातहत की तरह बर्ताव नहीं करता। दैनिक भास्कर। पूर्वी सीमा को लेकर सतर्क रहे भारत। दैनिक जागरण। कश्मीर में बदलाव हिंदुस्तान। तटीय इलाकों को फिर रुला गया चक्रवाती तूफान। अब आर्टिकल विस्तार से। अमेरिका के न्याय विभाग डीओजे को यह खुलासा करने में 5 महीने। भारत अमेरिका के मातहत की तरह बर्ताव नहीं करता। दैनिक भास्कर। मिनहाज मर्चेंट, लेखक, प्रकाशक और संपादक। अमेरिका के न्याय विभाग डीओजे को यह खुलासा करने में 5 महीने क्यों लग गए कि निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय को हत्या के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गुप्ता पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए एक हिटमैन की भर्ती करने का आरोप लगाया गया था। हिटमैन एक गुप्त अमेरिकी एजेंट था। साजिश विफल रही और गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया, अमेरिका में नहीं बल्कि सुदूर चेक गणराज्य में, हालांकि अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के तहत। अब वह अमेरिका में अपने प्रत्यर्पण का इंतजार कर रहा है, तो फिर गिरफ्तारी की घोषणा में इतना समय क्यों लगा? इन्हीं 5 महीनों के दौरान जो बाइडेन ने सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भारत अमेरिका 2+2 रणनीतिक वार्ता नवंबर में अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकेन और लॉयड ऑस्टिन के साथ हुई। इस बीच CIA निदेशक विलियम बर्न्स ने निखिल गुप्ता पन्नू मामले पर भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ चर्चा के लिए अगस्त में भारत का दौरा किया। G20 और 2+2 वार्ता दोनों में ही इस मुद्दे पर निजी तौर पर बात की गई और इसे सार्वजनिक डोमेन से बाहर रखा गया। डीओजे के अभियोग में दावा किया गया कि गुप्ता एक भारतीय सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों के तहत काम कर रहा था, जिसे उसने CC-1 नाम दिया है। इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों की सहभागिता थी, जिन्होंने गुप्ता को एक ऐसे व्यक्ति को कथित हत्या की सुपारी देने के लिए फांस लिया जो एक गुप्त अमेरिकी एजेंट निकला। पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश के अमेरिकी अभियोग में सबूत के तौर पर इंस्पेक्ट की गई फोन बातचीत की प्रतिलिपियां रखी गई। पन्नू, जो कि एक प्रतिबंधित आतंकवादी है, ने अमेरिकी धरती पर भारतीयों पर खुलेआम हिंसा की धमकी दी है। उसे अमेरिकी कानून प्रवर्तन द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। कई सवाल उठते हैं, लेकिन इसमें अहम है रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध के बीच में इस घटनाक्रम की टाइमिंग। जबकि भारत ने यूएन के प्रस्ताव में इजराइल पर हमास के हमले की निंदा करते हुए अमेरिकी रुख का समर्थन किया था। साथ ही उसने गाजा में इजराइल की बेरोक-टोक बमबारी की भी आलोचना की थी। लेकिन अमेरिका में एक लॉबी है जो लंबे समय से रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के तटस्थ रुख से नाराज है। जहां ब्लिंकेन के नेतृत्व वाला अमेरिकी विदेशी विभाग आमतौर पर रूस के आक्रमण की निंदा करने से भारत के इनकार को समझ रहा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान इस बात पर गुस्साया हुआ है कि बाइडेन ने जिस भारत अमेरिका विशेष साझेदारी को सदी का सबसे महत्वपूर्ण बताया था, वहीं भारत ने उससे विश्वासघात किया है। उस विशेष साझेदारी में क्या शामिल है? अमेरिका को उम्मीद है कि भारत उसके उस भू राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करेगा जिसका मकसद रूस को कमजोर करना और चीन के उदय को रोकना है। रूसी कच्चे तेल को छूट पर खरीद कर इसे भारत में रिफाइन करके और यूरोप में डीजल के रूप में बेचकर भारत वास्तव में रूस की पश्चिमी प्रतिबंधों को बेचने में मदद कर रहा है। चूंकि यूरोप को डीजल और अन्य रिफाइंड पेट्रोकेमिकल की सख्त दरकार है, इसलिए अमेरिका को यह व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ी है। लेकिन ये अमेरिका को उन लोगों को खटक गया है जो अपने राजनीतिक साझेदारों से जी हजूरी की उम्मीद करते हैं। नाटो में ऐसा ही होता है। जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य की अर्थव्यवस्थाएं भी इसी का पालन करती हैं। अरब के शेख भी। यही कारण है कि खाड़ी के किसी सुन्नी देश के गाजा को सैन्य या वित्तीय सहायता देने का वादा नहीं किया गया है। लेकिन भारत अलग है, वह ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता है। उसका बाजार इतना बड़ा है कि अमेरिकी कंपनियां उसकी अनदेखी कर ही नहीं सकती। हाँ, अपने भाई अंग्रेजी भाषी भाई भतीजों ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से उसका रिश्ता थोड़ा अलग है। ब्रिटेन के साथ अमेरिका के विशेष संबंध है, यह विशेष साझेदारी से अलग है। लेकिन भारत अमेरिका के मातहत की तरह व्यवहार नहीं करता है, इसलिए समय समय पर अमेरिका छड़ी दिखाने से बाज नहीं आता। लेकिन जैसा कि निक्सन के किसिंजर आर्काइव से पता चलता है कि वह रणनीति अतीत में भारत पर कारगर नहीं थी और आज भी नहीं होगी। भारत अमेरिका के दूसरे सहयोगियों से अलग है। समय समय पर वह हमें छड़ी दिखाने से बाज नहीं आता है, लेकिन जैसा कि निक्सन किसिंजर आर्काइव्स से पता चलता है कि यह नीति अतीत में कारगर नहीं थी और आज भी नहीं होगी। पूर्वी सीमा को लेकर सतर्क रहे भारत। दैनिक जागरण। दिव्य कुमार सोती, लेखक, काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से होने वाले
होने वाली घुसपैठ सदा से उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती रही है, लेकिन चीन की आक्रामक नीतियों के चलते हमारी उत्तर और उत्तर-पूर्वी सीमाओं पर भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। ये खतरा समय-समय पर विषय बताता रहा है। वर्ष 2020 के दौरान गलवान में भारत और चीन के बीच सैन्य झड़पों के बाद अब तिब्बत से लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी भी भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेखा की तरह ही सैन्य दृष्टिकोण से संवेदनशील हो उठी है। पिछले 3 साल से वहाँ निरंतर युद्ध स्तरीय सैन्य तैनाती बनाए रखनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में भारत की पूर्वी सीमाओं पर भी संकट के बादल छाते दिख रहे हैं। भारत के पूर्वी सीमाओं से लगने वाले म्यांमार के इलाकों में आजकल गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। इससे पूर्वोत्तर भारत में शरणार्थी संकट उत्पन्न हो रहा है। इस कारण सीमा प्रबंधन का काम जटिल हो गया है, जिससे केंद्र और राज्यों के संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं। शरणार्थियों की आड़ में अवांछित तत्व भी घुसे चले आ रहे हैं, जो इस संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जोखिम बढ़ा सकते हैं। 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से वहाँ के विभिन्न उपजाति उग्रवादियों ने एक गठजोड़ बनाया, म्यांमार की सैन्य सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है। इनमें से अधिकतर भारत की पूर्वी सीमा से लगने वाले म्यांमार के प्रदेशों में सक्रिय हैं। चूंकि ये गुट तथाकथित रूप से सैन्य शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो विश्व भर में लोकतंत्र के प्रसार के नाम पर दुकान चलाने वाले पश्चिमी देशों के एनजीओ नेटवर्क का इन उग्रवादियों को पूरा समर्थन मिला हुआ है। इन जनजातियों का कई दशकों से ईसाई मिशनरियों ने भी पूरा जोर लगाकर मतांतरण कराया है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ईसाई मिशनरी लॉबी का भी इन्हें साथ मिला हुआ है। वे पश्चिमी देशों के इन गुटों के समर्थन से पैसा और सहानुभूति दोनों जुटा रहे हैं। इसके दम पर वे म्यांमार की सेना के विरुद्ध आधुनिक हथियार और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उग्रवादी भारत की सीमा के निकट म्यांमार के कई सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने में सफल हुए हैं। म्यांमार की वायुसेना भी भारतीय सीमा के निकट इन उग्रवादियों पर बमबारी कर रही है। ये उग्रवादी गुट इतने बेलगाम हो चुके हैं कि भारत म्यांमार सीमा के कई क्षेत्रों पर कब्जा करना अब इनका घोषित लक्ष्य है, जिसका अर्थ होगा कि इस तरह से हमारे पड़ोसी बदल जाएंगे। उस क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है, जो पूरी दुनिया में ड्रग्स के अवैध उत्पादन एवं व्यापार के लिए कुख्यात है। ये उग्रवादी संगठन पैसा जुटाने के लिए ड्रग्स की अवैध तस्करी में सक्रिय है। इनकी मिजोरम और मणिपुर की पहाड़ी हिस्सों में बसे कुकी-चिन समुदायों में गहरी पैठ है। सीमा पार भी इन समुदायों की आबादी फैली हुई है। इससे उपजी रणनीति और हिंसा के चलते ही मणिपुर महीनों से हिंसाग्रस्त है। मिजोरम में इस समुदाय का बाहुल्य है और वहाँ वहाँ की पिछड़ी जोरमथांगा सरकार भी म्यांमार में आने वाले कुकी-चिन उग्रवादियों और अन्य शरणार्थियों को भी केंद्र सरकार के निर्देशों के विरुद्ध जाकर भी शरण देती रही है। इन प्रदेशों के अन्य समुदायों का आरोप है कि म्यांमार से आने वाले ये लोग शरणार्थी शिविर में न रहकर अलग-अलग बस्तियों एवं गाँव बसा लेते हैं या भीड़ में गुम हो जाते हैं। इससे इन राज्यों का जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ रहा है। असल में भारत-म्यांमार सीमा और परिस्थितियाँ भी पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के हालात से मेल खाती हैं। वहाँ भी सीमा के दोनों ओर पश्तून हैं। हथियारबंद उग्रवादी संगठन, हिंसा का बोलबाला, ड्रग्स तस्करी, अवैध शरणार्थी, स्थानीय सरकार की आतंकियों से सहानुभूति और विदेशी खुफिया एजेंसियों की सक्रियता जैसे पहलू प्रभावी हैं। ऐसे में म्यांमार सीमा पर यह स्थिति ज़्यादा लंबी खिंची तो सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ बढ़ाएगी। पूर्वी सीमा से सटे दूसरे देश बांग्लादेश में भी हालात कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। वहाँ चुनाव टिकट निकट हैं और पश्चिमी देश शेख हसीना सरकार को वापस आता नहीं देखना चाहते। शेख हसीना का आरोप है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश उनकी सरकार का तख्ता पलटकर विपक्ष को सत्ता में लाना चाहते हैं। बांग्लादेश में विपक्ष की नेता खालिदा जिया हैं, जिन्हें कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों और सेना में चरमपंथी इस्लामिक तत्वों का समर्थन हासिल है। वैसे बांग्लादेश में चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं का उत्पीड़न ही होता रहा है। इसके बावजूद तुलनात्मक रूप से शेख हसीना भारत के लिए बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि उन्होंने जहाँ तक संभव हो सका है इस्लामिक कट्टरपंथियों और पाकिस्तान परस्त तत्वों पर लगाम लगाने का प्रयास किया है। उन्होंने 1971 के युद्ध अपराधियों को फांसी के तख्ते पर भी पहुंचाया है। इसके उलट अगर खालिदा जिया सत्ता में आती हैं, तो इस्लामिक चरमपंथियों और पाकिस्तान की बांग्लादेशी सत्ता पर पकड़ मजबूत होगी। अमेरिकी शेख हसीना सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और निष्पक्ष चुनावों को रोकने के लिए विपक्षी दलों के दमन के आरोप लगा रहा है। यह सही है कि शेख हसीना सरकार ने लगभग 10,000 प्रतिपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, लेकिन इनमें से अधिकांश वही हैं जो जमात-ए-इस्लामी या बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सदस्य हैं। ये लोग 1971 से तमाम नरसंहारों, हत्याकांडों और उपद्रवों में शामिल रहे, इसलिए उनके स्वतंत्र रहते हुए भी निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। अगर पिछली बार की तरह खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी इस बार भी चुनावों का बहिष्कार करती है, तो वह भी गुस्से और कट्टरपंथ को ही हवा देगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगले 5 वर्षों में बांग्लादेश को लेकर भी भारत की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। ऐसे में आवश्यक है कि भारत म्यांमार और बांग्लादेश में कायम इन संकटों का दीर्घकालिक समाधान तलाशने का प्रयास करे, अन्यथा पूर्वी मोर्चे पर भी उसके लिए बड़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी। कश्मीर में बदलाव, हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर के शासन प्रशासन में सुधार का क्रम जारी है और इसी कड़ी में लोकसभा में 2 संशोधन विधेयकों का पारित होना स्वागत योग्य है।
देश के अनुरूप इस केंद्रशासित प्रदेश को मुख्य धारा में लाने के तमाम प्रयास जरूरी हैं। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक के पारित होने से इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का में विस्तार होगा। कश्मीरी प्रवासी समुदाय के 2 प्रतिनिधि और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से विस्थापित लोगों का भी एक प्रतिनिधि केंद्रशासित प्रदेश की विधानसभा में नामित किया जाएगा। यह बात छिपी नहीं है कि विगत वर्षों में बड़ी संख्या में लोग जम्मू कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हुए। यह संख्या 1 से 3 लाख तक बताई जाती है। पलायन करने वालों में पंडितों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो एक बार घाटी से निकले तो फिर लौट ना पाए। बड़ी संख्या में ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जो कभी कश्मीर जाने की हिम्मत नहीं कर सके। ऐसे लोगों के बीच से जब प्रतिनिधि विधानसभा के लिए नामित होंगे तो जाहिर है बच्चों सुस्तों और एक आधिकारिक आवाज मिलेगी। अपनी विधानसभा में उनका दर्द भी दर्ज होगा। यह एक बड़ी जरूरी राजनीतिक सामाजिक पहल है। इससे अलगाववादियों को भी मुंहतोड़ जवाब मिल सकेगा। इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भी एक प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर विधानसभा में नामित होगा। जाहिर है इसमें ऐसे कश्मीरी नेताओं को आवाज मिलेगी जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हैं और कहीं बाहर रहने को मजबूर हैं। पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के संकल्प के मद्देनजर यह पहल महत्वपूर्ण है। वास्तव में विधानसभा में कश्मीरी पंडितों और पाक अधिकृत क्षेत्र के कश्मीरियों की आवाज के बिना जम्मू कश्मीर की बात पूरी नहीं होती थी। देखने में ये कदम छोटे लग सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव विशेष रूप से घाटी की राजनीति पर पड़ना तय है। अब ये सरकारों को पर निर्भर करेगा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में योग्यतम प्रतिनिधित्व पहुंचे और शांति समाधान की दिशा में काम करे। कोरी राजनीति से अलग कश्मीर के व्यापक हित के बारे में सोचने का समय है। और वहाँ धीरे-धीरे सामान्य हो रही स्थितियों को हर प्रकार से सकारात्मक बल देना होगा। आंकड़े गवाह हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे तथ्यों के साथ लोकसभा में बताया कि पहले और आज के कश्मीर में ज़मीनी हकीकत में बहुत बदलाव आया है। कश्मीर में जनजीवन जैसे-जैसे सामान्य हो रहा है, उससे सरकारें की भी उम्मीदें बढ़ी हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक के जरिए कश्मीर में आरक्षण का वही स्वरूप हो जाएगा जो बाकी देश में है। देश में एक विधान, एक निदान, एक प्रधान के अनुरूप ही आरक्षण में एकरूपता जरूरी है। पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ देना जरूरी है ताकि चंद लोगों का परंपरागत वर्चस्व टूट जाए। कश्मीर में ही बड़ी संख्या में ऐसी जातियां रही हैं जो आरक्षण या किसी भी प्रकार के विशेष सहूलियतों से वंचित हैं। ऐसी तमाम जातियों को विधिवत आरक्षण देकर आगे बढ़ाना कश्मीर के लिए लाभप्रद है। अब पिछड़े गांवों में रहने वाले सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित लोगों व नियंत्रण रेखा के करीब रहने वालों को भी आरक्षण मिल सकेगा। जाहिर है कि हम नए विकासशील कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं। तटीय इलाकों को फिर रुला गया एक चक्रवाती तूफान। के.जे. रमेश, पूर्व महानिदेशक भारतीय मौसम विभाग। मिचांग चक्रवात जब तमिलनाडु के तट से 80 से 100 किलोमीटर दूर केंद्रित था और व्यापक असर डाल रहा था, तभी करीब 400 किलोमीटर दूर मेरे शहर बेंगलुरु में भी ठंडी-ठंडी हवा चलने लगी थी। 3 दिसंबर को चेन्नई में सबसे ज़्यादा बारिश हुई तो 3 और 4 दिसंबर को यहाँ भी रुक-रुक कर बारिश होती रही। जबकि बेंगलुरु कर्नाटक का हिस्सा है। फिर जैसे-जैसे तूफान उत्तर की ओर बढ़ा, चित्तूर, कडपा, अनंतपुरम, अमरावती, नेल्लोर, रायलसीमा जैसे तमाम इलाकों में बारिश होने लगी। जिस तरह शुरुआत में तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, पुडुचेरी जैसे तटीय इलाकों में मिचोंग का असर रहा और बाद में उस सुदूर इलाके में पहुंचा, वैसे ही अब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे सुदूर इलाकों में बारिश हो रही है। वास्तव में मानसून के बाद में मौसम यानी पोस्ट मानसून में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते रहते हैं। हालांकि ये अक्टूबर व नवंबर महीने में ज़्यादा दिखता था, जबकि दिसंबर में काफ़ी कम। मगर अब दिसंबर में भी इनकी निरंतरता बढ़ सकती है, जिसकी एक बड़ी वजह है सागर का गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्रों में गर्मी अवशोषित करने की क्षमता बढ़ गई है, ठीक हमारी आबो-हवा की तरह, जो अब ज़्यादा गर्मी अवशोषित करने लगी है। इसका कारण जब कभी चक्रवात या दबाव का क्षेत्र बनता है तो समुद्री ऊर्जा से ज़्यादा मार्ग बना देती है। इस बार पिछले 1 महीने से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र लगातार बन रहा था। अल नीनो वर्ष में उत्तर-पूर्व मानसून के असामान्य होने की बात भी कही जा रही थी। इन सब का ही एक नतीजा मिचांग चक्रवात है। तमिलनाडु में सिर्फ चेन्नई के इलाकों में 1 से 4 दिसंबर के बीच कई जगहों पर 50 से 60 सेंटीमीटर तक बारिश हुई, जो काफ़ी ज़्यादा है। इस तूफान ने मछुआरों के अलावा दक्षिण के किसानों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। यह खरीफ की कटाई का मौसम है। खेतों में धान की फसल अंत में डेढ़ हफ्ते सूखने के लिए छोड़ दी जाती है, मगर इस तूफान ने धान की बालियों को जमीन पर गिरा दिया। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नेल्लोर जैसे आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों के डेल्टा क्षेत्र धान के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। मगर यहाँ के किसानों के हाथ सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं है। इसी तरह यहाँ नारियल, पपीता, करेले, सब्जी और फूलों की भी खेती होती है। विशेषकर कृष्णा गोदावरी जिलों में इन फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। अब तो तेलंगाना में भी किसानों को चक्रवाती बारिश चोट पहुंचा रही है। क्या ऐसे तूफानों से बचा जा सकता है? जाहिर है, सबसे पहले हमें जलवायु परिवर्तन से निपटना होगा और ऐसे उपाय करने होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम असरअंदाज हो सके।
कार्बन उत्सर्जन का हरसंभव प्रबंधन करना होगा, मगर कुछ तत्काल प्रयास किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर चक्रवात के बनने का पूर्वानुमान यानी साइक्लोजेनेसिस न सिर्फ समय पर प्रसारित हो बल्कि निचले स्तर तक ये सूचना जाए। अभी आमतौर पर हफ्ते में एक बार यह सूचना जारी की जाती है, पर यदि अक्टूबर से दिसंबर तक के एक महीने में करीब 10 दिन पहले यह सूचना आ जाए तो किसानों को अपनी खड़ी फसल को काटने और उसके प्रबंधन का कुछ वक्त मिल जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग और मौसम विभाग के समन्वय से एक तंत्र बनाना चाहिए जो ठीक उसी तरह का तंत्र हो सकता है जैसे अभी आपदा प्रबंधन का है। आपदा प्रबंधन के तहत जैसे ही किसी आपदा की सूचना आती है तो जिन-जिन इलाकों में जान-माल के प्रभावित होने की आशंका होती है, वहाँ के लोगों व मवेशियों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया जाता है। प्रभावित इलाकों में आश्रय गृह भी बनाए जाने चाहिए। दरअसल तटवर्ती इलाकों में मछुआरों का रहना मजबूरी भी है, इसलिए गाँव में पक्का मकान होने के बावजूद वे यहाँ यहाँ वे कच्चे मकानों में रहते हैं। अगर चक्रवात की सूचना मिलते ही उनको शेल्टर हाउस भेज दिया जाए, जो विशेष तौर पर चक्रवात के खिलाफ बनाए गए हों, तो इंसानी जान का नुकसान हम काफ़ी कम कर सकते हैं। इसके लिए भी समग्र प्रयास की दरकार होगी। धन्यवाद।